हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, आपका मेंटर सी आकाश। गाइस, जैसा कि आप जानते हो, इस चैनल के ऊपर मैं कई सारे ग्राउंड ब्रेकिंग क्वेश्चंस का जवाब आपको देता हूं। साथ ही साथ, एज मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ, आई एम ऑल्सो द फैकल्टी फॉर सीए इंटर एंड फाइनल ऑडिट एंड लॉ। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं जो मेरे सारे बच्चे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हैं, उन सब के लिए मैं मेरा जो नया बैच लॉन्च हो रहा है उसकी डिटेल्स बढ़ाऊंगा, बताऊंगा। एंड अलोंग विद दैट आई विल ऑल्सो बी टीचिंग यू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द बैच। दिस लेक्चर will act as a demo lecture for all the students who want to enroll. सो दिल थाम के बैठेगा। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हो, मैंने आप लोगों को फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बुलाया है बिकॉज मैं जानता हूं, मैं बिलीव करता हूं दैट इस चैनल के ऊपर आपको जेन्युइन क्वालिटी कंटेंट इतना मिलेगा कि जहां पे आप डेफिनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। मेरे से जितना बन पाएगा उतना आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इंश्योर दैट योर सीए जर्नी बिकम्स एज स्मूथ एज पॉसिबल। भले वो हो सीए के जो नोटिफिकेशंस आपके पास लाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा है उनके आंसर्स देना है, या फिर जो सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे लगते हैं बहुत स्टूडेंट्स सफ़र करते हैं, ऑडिट सब्जेक्ट हो गया, लॉ सब्जेक्ट हो गया, इन सब्जेक्ट्स में काफ़ी बच्चे फेल हो जाते हैं, स्पेशली जो बच्चे आज जिनको हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। मैं उस हर घर तक इंडिया में पहुंचना चाहता हूं जहां पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पाती है। मैं जानता हूं अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब, अपार्ट फ्रॉम द वीडियो लेक्चर्स, वो पॉसिबल नहीं है। सो अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो इन दैट केस डेफिनेटली दिस चैनल विल ऑल्सो ग्रो एंड योर करियर विल ऑल्सो ग्रो अलॉन्ग विथ इट। सो वंस अगेन वेलकम टू द चैनल गाइज। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और शांति से एक नोटबुक लेकर बैठना। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग जो हो, ठीक है, लेट्स सपोज करते हैं आप फाउंडेशन दे के आए हो या फिर आप डायरेक्ट एंट्री से थ्रू डायरेक्ट एंट्री के थ्रू इंटर में आ रहे हो। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको सीए इंटर के बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, दिस इज योर एब्सोल्यूट फर्स्ट लेक्चर। इसके जो बैच की डिटेल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं अभी स्टार्टिंग में पहले क्लैरिफाई कर दूंगा एंड इसके बाद वी विल मूव ऑन टू द फर्स्ट डेमो लेक्चर। आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोगों को मेरी एनर्जी शायद कनेक्ट हो रही होगी, फील हो रही होगी, तो अगर फील हो रही है तो इन दैट केस नोटबुक लेकर बैठ जाना। ओके, आराम से अपने एक जगह पे बैठो और बस सुनते रहो और मजे लेते रहो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, एक बहुत वार्म वेलकम है सारे के सारे बच्चों के लिए। यू वोंट बिलीव, मुझे आज इतनी खुशी हो रही है ये नया बैच लॉन्च करते हुए। द रीजन इज दैट because of the fact that I got into this profession many years back with the perspective that कि I am able to reach out to as many students as possible। and आज जाके, पहले मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, ऑनलाइन में इतना पढ़ा नहीं रहा था, मेरा मेजोरिटी बैचेस ऑफलाइन हुआ करते थे, बट मैं जानता हूं कि अगर मुझे उस घर घर तक पहुंचना है तो आई हैव टू बी ऑनलाइन एंड आई हैव टू रीच टू यू गाइस थ्रू दिस मीडियम। सो देयरफॉर वंस अगेन वेलकम टू एवरीबडी। एक मैं छोटा सा कंपैरिजन दे देता हूँ स्टूडेंट्स के लिए जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि सर हम लोग ओल्ड कोर्स में रहेंगे, न्यू कोर्स में रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे। ठीक है, बच्चों को आइडिया नहीं है तो एक बार मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ गाइज। जैसा कि आप देख सकते हो, ये इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन है। आई रिपीट, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है गाइज, दिस प्रेजेंटेशन इज ऑफ द इंस्टीट्यूट। ओके, ये मेरा प्रेजेंटेशन नहीं है, दिस इज द इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन। जस्ट वन सेकेंड। जी हाँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये प्रेजेंटेशन गाइज आपको पूरा डिटेल में बताएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन। ओके, हमने रिसेंटली न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट सर हैं, उन्होंने बताया है कि मई 24 की जो एग्जाम है, वो मई 24 की जो एग्जाम है दैट विल बी अंडर द न्यू कोर्स। ठीक है, लेकिन अभी तक इंस्टीट्यूट ने कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया, लेकिन मैं भी मानता हूँ कि 99.99% ओके आपकी जो एग्जाम होगी वो न्यू कोर्स में होगी अगर आप मई 24 के स्टूडेंट हो तो। ठीक है, तो देयरफॉर एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन गाइस, जो एग्जिस्टिंग कोर्स है, उस एग्जिस्टिंग कोर्स में फाउंडेशन में 4 पेपर्स होते हैं, लेकिन जो नया प्रपोज स्कीम है उसमें भी फाउंडेशन में 4 पेपर्स ही रहने वाले हैं।
मेजर चेंजेस हैं इंटर और फाइनल के लिए। इंटर में एज यू कैन सी ग्रुप 1 में पहले 4 पेपर हुआ करते थे, ग्रुप 2 में भी 4 पेपर हुआ करते थे, लेकिन अभी ग्रुप 1 में 3 पेपर होंगे और ग्रुप 2 में भी 3 पेपर रहेंगे। सर ये कौन से पेपर्स रहेंगे उनके बारे में आप बताने वाले हो? यस, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से पेपर्स चले गए हैं और कौन से पेपर्स रह गए हैं। ठीक है, सीए फाइनल लेवल के ऊपर भी पहले 4 पेपर्स हुआ करते थे और ग्रुप 2 में भी 4 पेपर्स हुआ करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। नाउ अगेन इट इज 3 and 3। इसके साथ साथ में देर इज समथिंग कॉल्ड एज सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल। ये क्या होंगे? दीज विल बी वीडियो लेक्चर्स जो आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा एंड उसकी एक छोटी सी टेस्ट होगी। आप लोगों को ये भी कंप्लीट करना पड़ता है बिफोर यू गिव द एग्जाम्स, ओके, सीए फाइनल एग्जाम्स। ठीक है, तो आई होप ये स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। 100 बात की एक बात, अगर आप नवंबर 23 दे रहे हो तो इन दैट केस आपको 8 पेपर देने हैं। अगर आप मई 24 दे रहे हो तो आपको 6 पेपर देने हैं। ठीक है सर, तो अभी जो वीडियो ये स्टूडेंट देख रहा है अगर वो नवंबर 23 वाला है तो क्या इसके लिए डेमो लेक्चर रेलेवेंट है? यस, इट इज डेफिनेटली रेलेवेंट। वाई? बिकॉज दिस इज द डेमो लेक्चर ऑफ माई बैच विच इज द फॉर द सब्जेक्ट दैट इज ऑडिट। ठीक है, ऑडिट सब्जेक्ट का ये डेमो है एंड इट इज कॉमन। भले आप न्यू में हो, भले आप ओल्ड में हो, कहीं पे भी हो, ऑडिट सब्जेक्ट दोनों जगह पे है। ठीक है सर, कहाँ पे आप दिखा सकते हो? शो कर लेता हूँ मैं, ये देख लीजिए। इंटरमीडिएट लेवल पे क्या चेंजेस आए हैं, ध्यान से सुनना। एज ऑन डेट हमारे पास 2 अकाउंट्स के पेपर होते हैं, पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 5। बट जिसको अभी न्यू कोर्स में मर्ज करके एक ही पेपर बना दिया गया है, दैट इज एडवांस अकाउंट। ठीक है, लॉ तो सेम है। ठीक है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज हुआ करता था। ठीक है, पेपर नंबर 2 विच इज सेम ओनली, बट अभी सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ रह जाएगा, मतलब हमें सिर्फ कंपनीज एक्ट ही पढ़ना है अंडर द न्यू कोर्स। ठीक है, तो देयरफॉर जब ये नया मेरा लॉ का बैच जब लॉन्च होगा उसकी डिटेल्स मैं तब बताऊंगा। ठीक है, देन यू हैव पेपर नंबर 3 दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो सेम रहेगा। पेपर नंबर 4 टैक्सेशन भी सेम रहेगा, DTIDT। एंड एज यू कैन सी गाइज, मेरा जो पेपर है दैट इज पेपर नंबर 6, जो करंट कोर्स में पेपर नंबर 6 कहलाता है। अंडर द न्यू कोर्स इट इज गोइंग टू बी पेपर नंबर 5। एंड इफ यू नोटिस इसमें एक चेंज है, यहाँ पे हमें कोड ऑफ एथिक्स भी एक्स्ट्रा हमें पढ़ना है। जाहिर सी बात है, इट इज नॉट द एंटायर कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स इज एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको प्रोफेशनली और पर्सनली कैसे व्यवहार करना है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीए फाइनल लेवल के ऊपर, कोड ऑफ एथिक्स, जो सीए फाइनल में 12 मार्क्स का आता है। लेकिन उसकी भी हमें थोड़ी सी बहुत इंफॉर्मेशन इंटर लेवल पे पढ़ना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो देयरफॉर दैट इज द न्यू पार्ट अंडर द न्यू कोर्स। जाहिर सी बात है, अभी तक क्योंकि न्यू कोर्स लॉन्च ही नहीं हुआ है, तो उसका जब सिलेबस लॉन्च होगा तो उसका जो अमेंडमेंट लेक्चर रहेगा दैट विल बी गिवन टू द न्यू सिलेबस स्टूडेंट गाइज। ओल्ड वालों को वो नहीं देखना है। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट अंडर द करंट कोर्स हमारे पास पेपर नंबर 7 और पेपर नंबर 8 था, जिसको अभी मर्ज कर दिया गया। आई रिपीट, पेपर नंबर 7 was EIS, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, विच इज एसेंशियली टेक्नोलॉजी IT एंड यूर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कि हमें बिजनेस में प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। वी हैव फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। तो देयरफॉर एज यू कैन सी, ये जो EIS सब्जेक्ट है ये निकाल दिया गया है एंड इकोनॉमिक्स निकाल दिया गया है। सर निकाल दिया गया है मतलब क्या ये चले गए? नहीं, चले नहीं गए हैं। याद रखना, EIS जो है टेक्नोलॉजी पार्ट जो है दैट हैज बीन मूव्ड टू द CA फाइनल लेवल। CA फाइनल लेवल पे मूव कर दिया गया है एंड CA फाइनल लेवल में हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी डाल दी है। एंड ये जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट था दैट हैज बीन मूव टू द CA फाउंडेशन लेवल। तो सिलेबस से कुछ आपने जो एग्जाम से कुछ निकला नहीं है, इट हैज बीन जस्ट शफल्ड, यहाँ से वहां कर दिया गया है। एज यू कैन सी, पेपर नंबर 6 हो जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड देन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो वो जो पार्ट है पेपर नंबर 7 और 8 का दैट विल बी रिटेन्ड। आई होप ये बेसिक नॉलेज आपको पता चल चुकी है। मैं एक बार बस सिंपली रिपीट कर देता हूँ। ये जो डेमो लेक्चर है ये नवंबर 23 और मई 24 ऑनवर्ड्स बच्चे सबके लिए रेलेवेंट है। अगर नवंबर 23 वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, इट इज गोइंग टू बी फुल कवरेज। मई 24 वाले एंड ऑनवर्ड्स अगर आपके एग्जाम नवंबर 24 में फिर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इट्स गोइंग टू बी फुल कवरेज। जाहिर सी बात है, मई 24 नवंबर 24 वालों को अमेंडमेंट लेक्चर भी बाद में अटेंड करना है, सिंपल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देता हूं अबाउट द ऑडिट एंड अश्योरेंस पेपर। एज यू कैन सी, मैंने जानबूझ के यहाँ पे पेपर नंबर 5 एंड पेपर नंबर 6 नहीं लिखा है, बिकॉज अभी अपने अटेम्प्ट पता नहीं है बराबर ना, आप कौन सा दे रहे हो। क्या आप नवंबर 23 दे रहे हो तो इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी पेपर नंबर 6। मई 24 दे रहे हो तो पेपर नंबर 5। तो इसलिए मैंने सिंपली रखा है ऑडिट एंड अश्योरेंस। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर जो है गाइज वो 100 मार्क्स का है। 100 का पेपर कंप्लीटली फॉर 100 मार्क्स एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एज ऑन डेट करंटली इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स।
एक है ऑब्जेक्टिव पार्ट एंड एक है डिस्क्रिप्टिव। एज यू कैन सी ऑब्जेक्टिव पार्ट है एंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। सर ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, हमारे पास एमसीक्यू है, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। सर एज ऑन डेट करंट स्कीम जो चल रही है एज ऑन डेट, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट नई स्कीम में ये प्रपोजल डाला है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है नए स्कीम वालों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, बट एनी विच वेज इफ एट ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, then in that case you don't need to worry at all. If you can score good marks in the MCQs also. If you notice MCQs कितने मार्क के हैं? 30 मार्क्स के हैं, एंड इट इज अ कंपलसरी क्वेश्चन, मतलब आप वो 30 मार्क्स को अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप उसमें कोई ऑप्शन रहेंगे, यू हैव टू अटेम्प्ट देम। ठीक है, प्लस ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, जनरल एमसीक्यू एंड केस स्टडी। सर इसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय जनरल एमसीक्यू एंड केस स्टडी एमसीक्यू? ध्यान से सुनना, जनरल एमसीक्यू इज अ वन लाइनर एमसीक्यू जहां पे ऊपर कोई पैराग्राफ नहीं दिया होता है। केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू में ऊपर एक पैराग्राफ देते हैं, वो बड़ा पैराग्राफ हो सकता है या छोटा पैराग्राफ हो सकता है, एंड उस पैराग्राफ को पढ़ के आपको नीचे जो एमसीक्यूज दिए उनका आंसर देना है। समवॉट लाइक योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आपने बचपन में पढ़ा है इसको। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन एक ऊपर पैराग्राफ हुआ करता था, नीचे क्वेश्चन हुआ करते थे, आपको आंसर देखना था लिख के, वो ऊपर से पैराग्राफ देख के। तो वही पार्ट है, ये बहुत ज्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड रहता है केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। ठीक है, एंड दिस इज योर जनरल एमसीक्यू जो नॉर्मल वन लाइनर एमसीक्यू होते हैं, जहां पे कोई पैराग्राफ ऊपर नहीं होता है। सर ये कितने मार्क्स में डिवाइड होता है? कभी कभी ये 10 मार्क के लिए आ जाते हैं, तो ये 20 मार्क के लिए आ जाते हैं, कभी कभी ये 20 मार्क के लिए आएंगे तो ये 10 मार्क के लिए आएंगे, तो वो शफल होते रहता है। ठीक है, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो कितने मार्क का आएगा। हाँ, ये क्लियर है कि टोटल एमसीक्यूज 30 मार्क के आते हैं, उतना कंफर्म्ड है। आई होप एमसीक्यू रिलेटेड आपके सारे जो क्वेश्चंस है वो क्लियर हो चुके हैं। अगर कोई डाउट्स रहेंगे तो क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, जो बैच होगी वो ऑनलाइन लाइव रहेगी, तब आप ऑन द स्पॉट क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेकिन ये क्योंकि आप रिकॉर्डेड डेमो देख रहे हो, तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी अगर डाउट है जो कुछ समझ में नहीं आया, मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत स्लो जाऊँ मैं, बिकॉज ये आपका फर्स्ट लेक्चर है इसके लिए। ठीक है, जाहिर सी बात है बाकी लेक्चर्स में भी मैं स्लो ही जाऊंगा, बट मैं आज तो एक्स्ट्रा स्लो जा रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट्स में पूछ लेना भाई। ओके, इतना ही बोल सकता हूं मैं अभी। डिस्क्रिप्टिव पार्ट कैसे डिवाइडेड है? ये दो पार्ट में डिवाइडेड है एज ऑफ नाउ। करेक्ट इनकरेक्ट आते हैं हमारे पास, जो कि होते हैं 14 मार्क्स के, एंड ये भी एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आपको चॉइस मिलती है, यू हैव 8 क्वेश्चंस, आउट ऑफ दैट यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 7। ठीक है, ओके, अब ध्यान से सुनना केयरफुली। ओके, ये जो करेक्ट इनकरेक्ट है इसका मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र रूल बता देता हूँ, पे अटेंशन वेरी केयरफुली। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हैक है और मैं इसको अभी प्रूव भी करूंगा। आई विल प्रूव इट टू यू ऑल्सो। मेजॉरिटी क्वेश्चंस, क्या बोला मैंने यहाँ पे? करेक्ट इनकरेक्ट में। ठीक है, मेजॉरिटी मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ठीक है, याद रखना वो उसका आंसर इनकरेक्ट होता है। मतलब एटलीस्ट 7 on 8 या फिर 6 on 8 क्वेश्चन जो होते हैं ना उनका आंसर इनकरेक्ट होता है। तो एग्जाम में अगर तुम्हें कोई करेक्ट इनकरेक्ट नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो याद रखना उसका आंसर क्या लिखना है, कि यू नीड टू इंश्योर दैट उसका आंसर इनकरेक्ट लिख के आना। जाहिर सी बात है शायद आपके मार्क्स कट जाएंगे क्योंकि आपको रीजन पता नहीं होगा। ठीक है, बट एटलीस्ट आधा मार्क या 1 मार्क तो मिल जाएगा आपको करेक्ट इनकरेक्ट बराबर लिखने का। ठीक है, तो अगर आपको गेस करना है, एक पर्टिकुलर सेंटेंस है जो समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको इनकरेक्ट लिख के आ जाना, बिकॉज मेजोरिटी क्वेश्चन जो होते हैं उनका आंसर इनकरेक्ट हो गया। सर क्या बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो यार, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मेरे को लगता है 50-50 होगा, 5 को 4 क्वेश्चन करेक्ट होंगे, 4 क्वेश्चन करेक्ट होंगे। मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैंने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ओपन की है। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में मैं जा रहा हूँ अपने स्टूडेंट स्टडी पोर्टल पे, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल। मैंने इस नॉलेज पोर्टल को ओपन किया। नॉलेज पोर्टल को ओपन करने के बाद हमारे जो ऑफिस बेयरर्स है उनकी फोटो दिख रही है। ठीक है, उसके बाद मैं जा रहा हूँ सजेस्टेड आंसर्स, ये देख लीजिए, सजेस्टेड आंसर्स पे मैं जा रहा हूँ। सजेस्टेड आंसर्स पे जाने के बाद आई एम गोइंग टू द इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल में मैं जा रहा हूँ इन द ऑडिट एंड अश्योरेंस पेपर, पेपर नंबर 6 जो एज ऑफ नाउ है उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। उसमें एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन गाइज, जो May 22 की एग्जाम है उसका इन्होंने सजेस्टेड अब तक रिलीज किया है। एज ऑन डेट जब मैं वीडियो रिलीज कर रहा हूँ November 22 का सजेस्टेड रिलीज नहीं है। ठीक है, बट फिर भी एक बार May 22 देख लेते हैं, चलिए May 22 देख लेते हैं। एज यू कैन सी, जो सर आपने तो बोला था सबसे पहले एमसीक्यूज होता है। ठीक है, एमसीक्यूज होता है, एमसीक्यूज के बाद व्हाई एग्जैक्टली आर वी सीइंग डायरेक्टली करेक्ट इनकरेक्ट? द रीजन इज दैट बिकॉज एमसीक्यूज जो हैं
उनके सजेस्टेड आंसर्स इंस्टीट्यूट रिलीज नहीं करता है। इंस्टीट्यूट रिलीजेस क्वेश्चन आंसर्स ओनली फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, नॉट फॉर द एमसीक्यू पार्ट। डिस्क्रिप्टिव पार्ट का ही वो लोग रिलीज करते हैं। ठीक है, तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आंसर आपको मिलेंगे, इट इज क्लियरली इनकरेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 1 इनकरेक्ट है, बी भी इनकरेक्ट है, बी भी इनकरेक्ट है, सी एक थर्ड क्वेश्चन है जो करेक्ट है, एंड देन फोर्थ क्वेश्चन इनकरेक्ट है, फिफ्थ इनकरेक्ट है, सिक्स्थ इनकरेक्ट, सेवेंथ इनकरेक्ट एंड एथ भी इनकरेक्ट है। ये क्या एक ही एग्जाम में है? नहीं, ये एक एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और एक दिसंबर 21 के एग्जाम का भी सजेस्टेड देख लेते हैं, लेट्स सी उसमें क्या हुआ है। ये देख लो उसका एग्जाम में, देख लीजिए पहला क्वेश्चन करेक्ट है, बराबर ना। उसके बाद देख लो, उसके बाद स्क्रीन पे देख लो, इनकरेक्ट, 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 इनकरेक्ट एंड इनकरेक्ट। सो देयरफॉर आई होप ये चीज क्लैरिफाई हो चुकी है। मेजॉरिटी ऑफ द करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनकरेक्ट होते हैं। एक का दुक्का दो क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं। सो देयरफॉर बी वेरी केयरफुल हियर। मैंने आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आज पहले टाइम पे दे दिया है ताकि आपके मार्क्स वेस्ट ना हो जाए। ठीक है, देखो हमें जैसे जैसे मार्क्स मिल जाए वो इंपॉर्टेंट है, कैसे भी मिले लेकिन मिलना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स? ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीज आर योर नॉर्मल क्वेश्चन, द डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, जहाँ पे क्वेश्चन होगा और उसका आंसर आपको लिखना है। यहाँ पे भी आपके पास एक इंटरनल चॉइस रहता है। मेन 5 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। जाहिर सी बात है, in this case the internal breakup which is there, that internal breakup is of 17 marks per question। ठीक है, 17 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। यूजुअली जो ब्रेकअप रहता है इनके बीच में विल बी इन 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा इंटरनली। ओके, एंड देन यू हैव 4 क्वेश्चन इनटू 17 मार्क्स पर क्वेश्चन, दैट कम्स टू 56। सो दिस इज हाउ यू नीड टू बेसिकली अप्रोच द पेपर। ओके, 5 मेन क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सर क्या हमें रीडिंग टाइम मिलता है? यस, यू गेट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम बिफोर एवरी पेपर। ठीक है, तो ये याद रखना पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं आगे। नाउ आज का ये जो हमारा बैच नंबर 11 है, ठीक है, ये बैच नंबर 11 कौन अटेंड कर सकता है गाइस? ध्यान सुनना। जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, नवंबर 23 के स्टूडेंट्स जो हैं, नवंबर 23 के स्टूडेंट्स, मई 24 के स्टूडेंट्स एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है, ये सारे बच्चे अटेंड कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, नवंबर 23 अटेम्प्ट के जो बच्चे हैं उनकी भी जब आरटीपी रिलीज होगी अराउंड 1-2 महीने पहले एग्जाम के, तभी आपको नवंबर 23 वालों को आपका अमेंडमेंट लेक्चर देखना है एंड मई 24 वालों को उनका अमेंडमेंट लेक्चर देखना है। ठीक है, सिमिलरली जैसे मई 23 अभी जो एग्जाम होने वाली है उनका अमेंडमेंट और आरटीपी का वीडियो भी मैं 1-2 दिन में रिलीज कर दूंगा। सो अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो बेसिकली मई 23 दे रहे हैं, दे ऑल्सो कैन अटेंड द अमेंडमेंट लेक्चर। नाउ what exactly are the points that you're going to get in this batch? ध्यान सुना, सबसे पहले तो मेरे जो नोट्स हैं, those notes will cover 100% of the institute study material। ठीक है, आप लोगों को जो होमवर्क मिलेगा वो होमवर्क मेरे नोट से भी मिलेगा, स्टडी मटेरियल से भी मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट क्या सर हमें बुक्स मिलने वाली है? डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द बुक्स एज वेल। यू आर गोइंग टू गेट विच बुक्स? यू आर गोइंग टू गेट द क्वेश्चन बैंक एज वेल एज द एमसीक्यू बुकलेट। ओके, एंड अलोंग विद दिस याद रखना आप लोगों को एक समरी बुकलेट भी मिलने वाली है। देयर इज अ समरी बुकलेट आल्सो which will be in the form of presentations। ठीक है, ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए, तो एक समरी बुकलेट भी आपको मिलने वाली है। ठीक है सर, लेक्चर कैसे कंडक्ट होने वाला है? इट विल बी ऑनलाइन लाइव ऑन जूम एंड प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख सकते हो लैपटॉप पे, पीसी पे, मोबाइल पे, टैबलेट पे, जहां आप देखना चाहते हो यू कैन वॉच द वीडियोस। When exactly is this batch starting? It is starting on 1st of April 23 and it will get done on the 30th of April। 4-5 दिन का, एक हफ्ते का बफर पकड़ लो ऊपर नीचे बिकॉज ऑफ सम रीजंस। ठीक है, कभी कभी कोई लेक्चर्स डिले हो जाते हैं, कभी लेक्चर्स में टाइम लग जाता है, तो एक हफ्ते का ऊपर नीचे गैप पकड़ लो। ठीक है, टाइमिंग्स क्या होते हैं? यूजुअल डेली यू हैव टू सेट फॉर 2-2.5 आवर्स मिनिमम, 2.5 घंटे की तो मिनिमम क्लास होती है। एंड संडे को क्लास नहीं होती है, संडे को यू हैव टू राइट द टेस्ट। ठीक है, ये जो टेस्ट पेपर्स रहेंगे, टेस्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे एंड वो पेपर्स का आपको पीडीएफ बना के हमें ईमेल करना है एंड वो पेपर्स मैं खुद चेक करके आपको रिजल्ट बताऊंगा। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज द ड्यूरेशन? अप्रोक्सीमेटली 70-80 घंटे लगते हैं पूरा ऑडिट का कोर्स खत्म करने के लिए एंड द लैंग्वेज इज गोइंग टू बी गाइज इन इंग्लिश।
ठीक है, आई कनेक्ट मच बेटर व्हेन व्हेन मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में, दोनों बात कर रहा हूँ. सो देयरफॉर आज आई वांट टू रीच एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल, हेंस द मोड is going to be in English. Okay, but going forward, I will also be launching batches only in English, especially for the students in South India जिनको हिंदी समझने में काफ़ी दिक्कत होती है. ओके, आपको 2 व्यूज़ मिलेंगे इस जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे उसके आपको 2 व्यूज़ मिलेंगे. वैलिडिटी 6 महीने की होगी. एंड अलॉन्ग विद दैट गाइज, ये मेरा नंबर है जो व्हाट्सएप का डाउट सॉल्विंग नंबर है. कोई भी डाउट आएगा, यू हैव टू सिंपली व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर. प्लस आई विल ऑल्सो बी कीपिंग जूम सेशंस फॉर डाउट सॉल्विंग, जहाँ पे सब बच्चे एक साथ ज्वाइन करते हैं एंड हम लोग एक साथ डाउट सॉल्व करते हैं. ठीक है सर, अलॉन्ग विद दिस, या 1 सेकेंड, हाँ, अलॉन्ग विद दिस गाइज, व्हाट अबाउट सर, अबाउट द अमेंडमेंट्स. ठीक है, आज हमें अमेंडमेंट्स कहाँ देखने मिलने वाले हैं. अमेंडमेंट लेक्चर जो रहेगा गाइज, डेफिनेटली दैट विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब. यूट्यूब के मेरे चैनल के ऊपर अमेंडमेंट वीडियो अपलोड होगा. एमसीक्यूज का जो डिस्कशन रहता है वो भी आपको यूट्यूब पे मिलेगा. आरटीपी का जो डिस्कशन है, मॉक टेस्ट पेपर का जो डिस्कशन है, ये सारी चीजें यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल रहती हैं. सो याद रखना, अमेंडमेंट्स हो गए, एमसीक्यू डिस्कशन हो गया और आरटीपी एमटीपी, ये सब आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलने वाला है. ठीक है, जो कोर्स कंटेंट है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी. ठीक है, मेरे आज अगर आप लेक्चर अटेंड करने वाले हो तो वो मिल जाएगी. ठीक है सर, हाउ शुड वी एनरोल फॉर द बैच. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस लिंक पे सिंपली क्लिक कीजिए. जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है, इट इज ओनली अप टू, आई रिपीट, द अर्ली बर्ड डिस्काउंट इज ओनली अप टू 20th of March 23. बैच स्टार्ट हो रही है, जैसे आप जानते हो 1 अप्रैल को 23 को बैच स्टार्ट हो रही है. ठीक है, जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट है इज ओनली अप टू 20th March 23. तो लिंक पे क्लिक करना, बिलो इस वीडियो के जो लिंक है उसमें क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हो. ठीक है, टू अवेल द अर्ली बर्ड डिस्काउंट. उसके बाद आफ्टर 20th of March, जाहिर सी बात है ये फीस बढ़ जाएगी. सो देयरफॉर जब वो फीस बढ़ जाएगी तो ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पे यू हैव टू पे द इंक्रीज फी. इसके लिए यू कैन एनरोल फॉर द बैच अप टू 20th of March. ठीक है, आई होप दीज बेसिक डिटेल्स आर क्लियर टू एवरीबडी. चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लास. ठीक है, ध्यान सुनना गाइस. सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये जो ऑडिट एंड अश्योरेंस है. ठीक है, उसके बाद सर कैन यू शो अस एक क्वेश्चन जो यूजुअली रोज बच्चों को होता है कि सर क्या आप हमें वो बुक्स दिखा सकते हो. ठीक है, देख लीजिए गाइस, मैं आपको बुक्स दिखा देता हूँ एक बार, ये देख लो. ठीक है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ओके, दीज आर द नोट्स. एंड अगर आप नोटिस करोगे नोट्स कौन से फॉर्मेट में है, पे अटेंशन. नोट्स एज यू कैन सी गाइज, नोट्स आर इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन बैंक. ठीक है, तो जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक को ही मैंने क्वेश्चन बैंक में कन्वर्ट कर दिया है. जैसे कि एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जो चैप्टर नंबर 1 है, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट, व्हाट एग्जैक्टली एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट. सो देयरफॉर एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये जो सारे के सारे नोट्स हैं, जो सारे के सारे नोट्स हैं, वो सारे के सारे नोट्स आर इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन बैंक. ओके, ये देख लो स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आपको चैप्टर के स्टार्ट में एक इंडेक्स मिल जाता है ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट विद ऑल द क्वेश्चंस. सो इससे क्या होता है पता है कि आपको पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन, ओके, विच क्वेश्चन इज देयर एंड उसका आंसर क्या है. बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी आती है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्वेश्चन आंसर तो लर्न कर लिया, लेकिन ये आंसर कौन से क्वेश्चन का है वही समझ में नहीं आ रहा है. तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन बैंक के फॉर्मेट में रखा है ताकि चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती है. ये जो स्कैनर बनाने का आइडिया था, ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ उनका फीडबैक लाने के बाद आया है. तो इसके लिए आप लोगों को, ताकि दो दो बुक्स ना पढ़नी पड़े, टेक्स्ट बुक भी पढ़ रहे हो, क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हो, उससे अच्छा बेटर है क्वेश्चन बैंक ही पढ़ लो. इसमें सारे आपके क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं. ठीक है, प्लस यू विल गेट द एमसीक्यू बुक, एंड अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो गेट पीपीटीज लाइक दीज एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन गाइज. ये प्रेजेंटेशन जो होते हैं, दीज प्रेजेंटेशन, ये जो प्रेजेंटेशन है हमें क्लास में भी हेल्प करते हैं. एंड दीज प्रेजेंटेशन विल हेल्प यू टू रिवाइज द नोट्स वेरी वेल. नोट्स को रिवाइज करने में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. क्विक रिवीजन आपको करनी है तो ये प्रेजेंटेशन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे. ठीक है, तो ये बुकलेट भी आपको साथ में मिलने वाली है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली डेमो क्लास के साथ. सबसे पहले सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं कि हमारे पास चैप्टर्स कितने हैं. ध्यान सुनना. ओके, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हमारे पास कुल मिला के टोटल 13 चैप्टर्स हैं. कितने चैप्टर्स हैं? 13. सो देयरफॉर जाहिर सी बात है, अभी के लिए आई जस्ट वांटेड टू शो यू द क्वांटम ऑफ द सब्जेक्ट
मैंने तुम्हें बता दिया था अराउंड 70 80 आवर्स मैक्सिमम विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द एंटायर सिलेबस। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को, अभी तो चीजें शुरू हुई हैं। ठीक है, एंड इनफैक्ट आज ही इस लेक्चर में आपको पता चल जाएगा कि मेरा टेक्निक क्या है पढ़ाने का। ठीक है, बहुत हटके टेक्निक है जहाँ पे आपको जो चीजें बहुत जल्दी याद आ जाएंगी, और मेरा रिकलेक्शन के ऊपर बहुत बहुत फोकस रहता है कि आपको एग्जाम में चीजें याद कैसे आ जाए। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहेगा अपने क्लास में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट। पहले तो ये समझना पड़ेगा ना यार, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का नाम क्या है। सर why exactly should we start this subject सबसे पहले स्टार्टिंग में। द रीजन इज दैट बिकॉज guys when you become a chartered accountant, try and understand, you are going to be called as an auditor। आपको क्या बुलाया जाएगा, आपको ऑडिटर साहब बुलाया जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि आपको ऑडिटर साहब बुलाया जा रहा है, ऑडिट एज अ सब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द एंटायर सीए करिकुलम। ठीक है, आप देख रहे हो जैसे सीए फाइनल लेवल के ऊपर कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट था वो निकाल दिया गया, लॉ सब्जेक्ट निकाल दिया गया। सर क्या कभी ऑडिट निकाल दिया जाएगा? कभी नहीं, इट विल नेवर बी रिमूव्ड। द रीजन इज दैट बिकॉज एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू आर ऑलवेज कॉल्ड एज एन ऑडिटर। ठीक है, ये एक हमारे पास पावर है विच इज वेरी वेरी एक्सक्लूसिव टू अस। सो देयरफॉर ऑडिट एज अ सब्जेक्ट विल नेवर गो अवे। गॉट इट? चलिए, नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय द वर्ड ऑडिट? ठीक है, वो समझना। अभी ऑडिट का मतलब क्या, एकदम बेसिक बेसिक समझते हैं एकदम। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ये वर्ड ही पहली बार सुन रहे हो। ठीक है, मैं कुछ भी अज्यूम नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ पे आपको आता है नहीं आता है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जहाँ पे आप लोगों को नहीं आ रहा है एंड आप ये पहली बार बैठे हो किसी भी सीए क्लास में। ठीक है, तो समझना गाइस, पहले पे अटेंशन, ध्यान से सुनना केयरफुली। आप अगर आपके आजू बाजू में देखोगे, ठीक है ध्यान से सुनना, आप अगर आजू बाजू में घर के बाहर जैसे ही निकलोगे, ठीक है, इफ यू आजू बाजू देखो, आपको हर जगह पे कोई ना कोई तो मिल जाएगा जो कहना इससे यार बिजनेस कर रहा है कि नहीं? कोई ना कोई तो बिजनेस कर ही रहा है, बराबर ना? धंधा तो कर ही रहे हैं सब लोग। ठीक है, आपका दूध वाला पकड़ लो, या फिर नीचे किराना वाला पकड़ लो, या फिर आप पकड़ लो कि जहाँ पे आप किसी शॉप में चले गए, आप किसी रेस्टोरेंट में चले गए। ठीक है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, आप जहाँ कंपनी में काम करने जा रहे हो वो कंपनी खुद बिजनेस कर रही है भाई। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज करते हैं कि आपके घर आपके पापा, आपकी मम्मी, आपका बड़ा भाई, कोई भी समबडी इज वर्किंग विद रिलायंस। ठीक है, तो मुझे बताओ रिलायंस भी तो क्या कर रहा है, बिजनेस ही कर रहा है ना यार। कितने सारे बिजनेसेस है उनके, एक ऑयल का बिजनेस है, एक उनका टेलीकॉम का बिजनेस है, बराबर है, जियो। एक उनका रिलायंस रिटेल का बिजनेस है, आपने देखा होगा रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड्स। ठीक है, तो यार सब लोग देख लो यार, कोई ना कोई तो बिजनेस कर रहा है, बराबर ना? ठीक है, नाउ लेट्स फर्स्ट ये क्लियर होगा दैट एवरीबडी इज डूइंग बिजनेस, बराबर ना? बिजनेस। एंड जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, सर क्या क्या बात कर रहे हो यार, मेरे तो बड़े भैया जॉब कर रहे हैं। तो यार वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो जॉब कहाँ कर रहे हैं? किसी कंपनी में कर रहे हैं, और वो कंपनी तो बिजनेस कर रही है ना यार। ठीक है, नाउ अब जब ये क्लियर हो चुका है कि सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी जाहिर सी बात है हमें जानने की बहुत जरूरत है कि आज ये बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है। इतना मानते हो सब लोग? हमें जानना है कि ये बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या ये बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। बिकॉज जाहिर सी बात है ना, ओनली देन यू विल ट्राई टू कंटिन्यू। अगर बिजनेस, मुझे बताना बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जहाँ जो बच्चे मोबाइल पे देख रहे हैं भाई प्लीज मोबाइल पे टाइम पास मत करना, ध्यान ध्यान दो स्क्रीन पे। जो बच्चे जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो दे वांट टू नो राइट हमारा परफॉर्मेंस क्या है, क्या हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हम और कंटिन्यू करें, और साल इसके अंदर डालें, और पैसा इसके अंदर डालें, और एक्सपेंशन करें। अगर अच्छा बिजनेस नहीं हो रहा है तो यार धंधा बंद कर देते हैं, बिजनेस बंद कर देते हैं हम लोग, बराबर ना? तो देयरफॉर एवरीबडी वांट्स टू नो दैट हाउ आर वी परफॉर्मिंग। तो ये परफॉर्म करने के लिए ध्यान सुनना, हाउ एग्जैक्टली आर वी परफॉर्मिंग। अभी एग्जांपल लेते हैं हम लोग रिलायंस का। ठीक है, आज रिलायंस कैसे परफॉर्म कर रहा है ये उनको जानना है। ठीक है, देयरफॉर लेट्स सपोज करते हैं रिलायंस में, मैं अभी ध्यान देता हूं एक उनका जो थर्ड एंगल है, रिलायंस ट्रेंड्स के बारे में एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, रिलायंस ट्रेंड्स, ठीक है, जानते हो तुम लोग ये कपड़े बेचते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है। या फिर यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ रिलायंस, रिलायंस रिटेल पकड़ लो, या फिर रिलायंस फ्रेश पकड़ लो। ठीक है, ऑफ कोर्स दे विल बाय समथिंग, they are going to buy something, okay,
एंड दे आर गोइंग टू सेल इट, बराबर ना। और जाहिर सी बात है ये लोग एक मार्जिन पे इसको बेचेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर इसको क्या बोलते हैं, कैन आई से बाइंग एंड सेलिंग। ओके, ये दीज आर व्हाट कैन आई से, दीज आर नथिंग बट दीज आर द बिजनेस के ट्रांजैक्शंस, इज दैट राइट। ये क्या है गाइस, दीज आर बिजनेस के ट्रांजैक्शंस, ये हैं बिजनेस के ट्रांजैक्शंस। ओके, अब ये जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ये तो एवरीडे हो रहे हैं भाई, हर रोज हो रहे हैं, हर मिनट हो रहे हैं। आज अमेजोन का बिजनेस समझ लो, बराबर ना, कितने इमेजिन करो अमेजोन का बिजनेस, कितने लोग धड़ 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 परचेस कर रहे हैं, तो परचेस सेल तो यार चल ही रहा है, बराबर ना, इट इज हैपनिंग डेफिनेटली डे इन डे आउट, राइट। सो देयरफॉर अभी इसका कुछ तो यार बही खाता रखना पड़ेगा ना यार, इसका कुछ तो बही खाता रखना पड़ेगा कि भाई जो ट्रांजैक्शन हो थोड़ी याद रखेंगे। मैन्यू पॉसिबल है क्या यार कि जहाँ पे जो चीजें सारी चल रही है, प्लीज सारी चीजें नोट डाउन करते रहना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इन दैट केस जहाँ पे यार पॉसिबिलिटी नहीं है कि याद रखे सारे ट्रांजैक्शन, कितने न्यूमरस ट्रांजैक्शन होंगे, तो इसके लिए कैन आई से रिलायंस के केस में पे अटेंशन। आज अगर ये लेट्स सपोज करते हैं दिस इज द फाइनेंशियल ईयर, ओके, फाइनेंशियल ईयर आप लोगों को पता है फाइनेंशियल कब स्टार्ट होता है, लेट्स सपोज करते हैं हमारा जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो यहाँ पे इट विल बी 1 अप्रैल 22, दिस विल बी 31 मार्च 23, बराबर ना। तो अज्यूम करते हैं कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो एवरीडे चल रहे हैं, बराबर ना, यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, रेड डॉट देख रहे हो, ट्रांजैक्शन एवरीडे हो रहे हैं। एंड जैसे ही द मोमेंट एक कोई ट्रांजैक्शन होता है गाइस, कैन आई से अलोंग विद दैट उसकी अकाउंटिंग भी हो जाएगी, बराबर ना, ट्रांजैक्शन जैसे हुआ उसकी अकाउंटिंग भी ऑन द स्पॉट हो जाएगी, बराबर ना। सर ये प्रोसेस क्या होगा अकाउंटिंग का, ये मैं आपको थोड़ा रिकैप दे रहा हूं, आपने 11th स्टैंडर्ड से यही पढ़ा है, बराबर ना। सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन होगा उसके बाद उसकी जर्नल एंट्री जाएगी, that journal entry which is there, that journal entry will get posted to the ledgers, जिसको हम लोग लेजर पोस्टिंग कहते हैं, बराबर ना, उसको हम लोग लेजर पोस्टिंग कहते हैं। वंस एक बार लेजर पोस्टिंग हो जाएगी उसके बाद कहने से लेजर्स जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे, एंड इसकी वजह से हमें मिलेगा समथिंग नोन एज ट्रायल बैलेंस, राइट। जो तुम्हें याद होगा अगर तुम 12th स्टैंडर्ड में तुमने ट्रायल बैलेंस मिलता था, एंड ट्रायल बैलेंस से के नीचे तुम्हारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स हुआ करते थे, राइट, एंड यूजिंग देम आप बनाते थे क्या, आपका पीएनएल अकाउंट, आपका बैलेंस शीट, इज दैट राइट। दीज वर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्लस आपके जो नोट्स टू अकाउंट्स बनते थे वो, ये आपके फाइनेंशियल्स बनते थे वंस यू हैव फॉलोड द एंटायर अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। मुझे भाई कमेंट करके बताना अगर ये पॉइंट समझ में आया, एंड अगर इस पॉइंट से रिलेट कर पाए तो सर ये तो पता है, ये तो हमें मालूम है कि भाई ऐसा हुआ है, बराबर ना, दिस हैज हैपेंड, ठीक है। ये तो हमें पता है कि हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं कि जहाँ पे आज बेसिकली ऐसे अकाउंटिंग होती है, एंड इस ट्रायल बैलेंस के दम पे, एडजस्टमेंट्स के दम पे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। नाउ ये आपने अब तक सीखा था, बराबर ना। अब मुझे बताओ, टेल मी वन सिंपल आंसर, साल जब चल रहा है, व्हेन द फाइनेंशियल ईयर इज ऑन गोइंग, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, द डेट इज 10th मार्च 23, बराबर ना। तुम मुझे बताओ क्या साल पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्या मैं पूरे साल के फाइनेंशियल्स इस दिन पे बना सकता हूँ क्या? जाहिर सी बात है नहीं बना सकता हूँ यार, जब तक 31 मार्च नहीं आ जाती तब तक सारे पूरे साल के ट्रांजैक्शन क्लोज नहीं होते, मैं मेरे फाइनेंशियल्स कैसे बनाऊं पूरे साल के, आई कैन नॉट प्रिपेयर माई फाइनेंशियल्स, right? So therefore remember, once the year is going on, that time the financials are prepared, but those financials will be quarterly financials, annual financials नहीं बनेंगे, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा गाइस 31 मार्च के आने का। जाहिर सी बात है जब तक ये साल खत्म नहीं होया था, बराबर ना, जब तक ये साल खत्म नहीं होया था तब तक जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कर रही है, हमने एग्जांपल लिया रिलायंस का, तो रिलायंस ट्रेंड्स अपने फाइनेंशियल्स नहीं बना पाएगा जब तक साल खत्म नहीं होता। जैसे ही साल खत्म हो जाता है, पे अटेंशन ना, नाउ जैसे ही वंस द ईयर एंड्स, एक बार साल खत्म हो गया गाइस, उसके बाद नया साल स्टार्ट हो जाएगा, बराबर ना। कहने से नाउ इन दिस केस इधर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकता हूं, इज दैट राइट, कि यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने फाइनेंशियल्स बनाएगी, ओके। चलो अभी अज्यूम करते हैं इन्होंने फाइनेंशियल्स बना दिए, एंड लेट्स सपोज करते हैं इन्होंने अपना जो रेवेन्यू है गाइस, क्या बोला मैंने, रेवेन्यू जो सेल्स है, ठीक है, इन्होंने अपने सेल्स दिखाए हुए हैं, लेट्स सपोज करते हैं टू द ट्यून ऑफ अराउंड 600 करोड़, कितने के दिखाए इन्होंने अपना सेल्स,
600 करोड़ का दिखा है, बराबर ना। हम लोग रिलायंस ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं। रिलायंस ट्रेंड्स ने अपने जो सेल्स है वो शो किए हैं अप टू 600 करोड़। ओके, नाउ सपोज करते हैं ये जो साल गया अभी, बराबर ना, फाइनेंशियल ईयर 20 to 23 गया, ठीक है। 20 to 23 में उन्होंने उन सेल्स की थी 600 करोड़ की। अब क्या हुआ पता है, अभी ये जो रिलायंस ट्रेंड्स है गाइज, ये जा रही है अपने एक बैंक के पास। क्या जा रहे हैं, लेट्स सपोज करते हैं एचडीएफसी के पास गए लोग। कहाँ गए, दे वेंट टू एचडीएफसी। ओके, एचडीएफसी के पास जाने के बाद, ठीक है, उन्होंने एचडीएफसी को बोला कि एचडीएफसी यार मेरे को ना एक लोन चाहिए। मेरे को क्या चाहिए यार, मुझे एक लोन चाहिए, आई वॉन्ट अ लोन, ठीक है, एंड द लोन हैज टू बी, एक सेकेंड ना, सॉरी, हाँ, उन्होंने बोला मेरे को एक लोन चाहिए, कितने का, आई वॉन्ट अ लोन वर्थ, लेट सपोज करते हैं 300 करोड़। कितने का, 300 करोड़ का उनको लोन चाहिए। किसको चाहिए, रिलायंस ट्रेंड्स को। भाई बिजनेस एक्सपैंड करना है, मुकेश भाई गए हैं, ठीक है, उनको लोन चाहिए 300 करोड़ का, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बैंक बोलेगी भैया एक काम करो, तुम्हारे फाइनेंशियल्स दो हमें, बराबर ना। क्या बैंक बोलेगी कि भाई कि भाई लेट सपोज करते हैं ये इनके फाइनेंशियल्स थे, बैंक बोलेगी कि भाई तुम फाइनेंशियल हमें दो, हमें देखना पड़ेगा कि आपका बिजनेस कैसे फंक्शन कर रहा है। आपका बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो हम आपको लोन दे देंगे, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा तो हमको लोन नहीं दे सकते। जाहिर सी बात है ना, लॉजिकल है यार। वो बैंक भी तो अपना बिजनेस कर रही है, वो भी देखेगी ना, वो भी इस बंदे को लोन देगी जहां से पैसा रिकवरी के चांसेस है। ऐसे लोगों को थोड़ी लोन देंगे जहां पे रिकवरी के चांस नहीं है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, क्या हुआ भाई साहब, उन्होंने फाइनेंशियल्स पढ़े। अब मुझे बताना, ये जो नंबर 600 करोड़ का इन्होंने लिखा है इसके अंदर, तुम मुझे बताओ, ये बनाया तो खुद रिलायंस नहीं है ना यार, ये तो रिलायंस ने खुद बनाया है, ठीक है। ऐसे केस में टेल मी, क्या एचडीएफसी का इस नंबर्स के ऊपर जो सारे नंबर्स फाइनेंशियल में लिखे हैं, क्या उन्हें 100% भरोसा होगा? ऐसे तो ये लोग कोई भी नंबर लिख देंगे यार अपने ये केस में। सोचो ना, इधर 600 की जगह पे क्या ये लोग 6000 नहीं लिख सकते? वो लोग आराम से 6000 लिख देंगे, तो क्या करोगे तुम? सो देयर फोर गाइज, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, एचडीएफसी के लिए काफी डिफिकल्ट होगा भरोसा करना कि साला ये जो नंबर लिखा है 600 करोड़ का नंबर लिखा है, ये तो नंबर कुछ भी लिख सकते हैं लोग, 6000 लिख देंगे, कुछ भी नंबर लिख देंगे अकाउंटिंग में हेरा फेरी करके यार। कि हुए केस में जहाँ पे किसी भी अच्छे मंजे हुए खिलाड़ी अकाउंटेंट की हेल्प ले लो और नंबर की हेरा फेरी कर दो और ये हमें चूना लगा देंगे। है कि हो नहीं सकता है कि नहीं, बताओ मुझे। ठीक है, कोई भी कर सकता है, ये छोटे छोटा आदमी भी कर सकता है। आज इमेजिन करो, मुझे मेरे एजुकेशन बिजनेस के लिए अगर मुझे लोन चाहिए, मैंने मेरे फाइनेंशियल्स बना दिए, ठीक है, और मैंने मेरे फाइनेंशियल्स के अंदर बहुत बड़ी रेवेन्यू दिखा के मैंने बैंक को चूना लगा के लोन ले लिया और मैं फरार, तो बैंक का तो नुकसान हो जाएगा ना यार। सो देयर फॉर रिमेंबर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, द बैंक जो है ना, एचडीएफसी बैंक, ये लोग भरोसा नहीं करेंगे। ये लोग क्या बोलेंगे पता है, दैट हमें चाहिए तुम्हारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बोलेगी बैंक, बैंक बोलेगी कि बॉस हमें क्या चाहिए, वी वांट योर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप क्या करो, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, आप लेके जाओ एक प्रैक्टिस करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर ये पीसीए क्या है, ध्यान सुनना, पीसीए क्या होता है गाइस, पीसीए मींस प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या होता है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट? इट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने मेंबरशिप नंबर भी ले लिया, ही इज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, प्लस उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, मतलब वो अपनी सीए फॉर्म ओपन कर सकता है, ठीक है। ऐसा जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट लेके जाओ, वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, सपोज करते हैं जो रिलायंस ट्रेंड्स है वो मेरे पास आए, मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे पास ये फाइनेंशियल लेके आए, मैं इन फाइनेंशियल्स को प्रॉपरली चेक करूंगा, ठीक है, कि जहाँ पे इनमें कुछ गलतियां तो नहीं है, ठीक है। आई रिपीट, मैं आई विल चेक कि ये फाइनेंशियल बराबर है क्या। फाइनेंशियल में इन्होंने लिखा है कि भैया हमारी एक सूरत में फैक्ट्री है, ठीक है, तो मैं जाके उस सूरत की फैक्ट्री देखूंगा कि एक्चुअल में है कि नहीं, वरना ये तो मुझे भी चूना लगा रही होगी ना, रिलायंस बोलेगी सूरत की फैक्ट्री और मैं गया ही नहीं देखने के लिए। तो मैं सूरत की फैक्ट्री देखने जाऊंगा, मैं देखूंगा फैक्ट्री एग्जिस्ट करती है, हाँ तो फिर ठीक है, ठीक है। बोलेंगे सर हमारा तो रिलायंस ट्रेंड्स है, हमारे पास तो अराउंड 100 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी है गोडाउन में, मैं जाके चेक करूंगा, समझ रहे हो। मुझे बोला सर हमने ना रेंट पे किया है, हमारा जो गोडाउन है उसका रेंट पे किया हमने, ठीक है, 50 लाख रुपया, तो मैं बोलूंगा रेंट अग्रीमेंट दिखाओ, लैंडलॉर्ड कौन है बताओ, ठीक है। ये सारे मैं पूछताछ करूंगा, मैं सारी चीजें चेक करूंगा डिटेल में, ठीक है, कि जहाँ पे भाई क्या है, नंबर्स बराबर है कि नहीं। एंड एक बार जब मैंने सारे नंबर्स जो है, मतलब कौन से नंबर्स, तुम्हारे पीएनएल में जो नंबर्स है वो, तुम्हारे बैलेंस शीट में जो नंबर है,
तुम्हारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो नंबर है और तुमने नोट्स में क्या लिखा है, ये सब जब मैं चेक कर लूंगा ना, उसके बाद पे अटेंशन, फिर क्या होगा ध्यान से सुनना अभी। देखो, पे अटेंशन, रिलायंस ट्रेंड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। रिलायंस ट्रेंड्स ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके वो लोग किसके पास चले गए, मेरे पास, बराबर ना, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आए। ठीक है, मैंने इनके फाइनेंशियल्स को गए, क्या ये लोग मेरे पास लेके आए, मैंने इनके फाइनेंशियल्स को क्या ना इससे चेक किया। ठीक है, मैंने इनके फाइनेंशियल्स को चेक किया। ये चेक करने का मतलब होता है ऑडिट करना। ये समझ में आया लॉजिक क्या है, कि ये चेक करने का मतलब क्या होता है, ऑडिट करना। एंड चेक करने के बाद गाइज मैं क्या दूंगा, आई विल बी गिविंग माई ऑडिट रिपोर्ट। मैं क्या देने वाला हूं, मैं मेरी एक ऑडिट रिपोर्ट दूंगा, जो मैं बेसिकली इसके ऊपर लगा, इस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर लगाऊंगा। ठीक है, जो फाइनेंशियल्स है, फाइनेंशियल्स के ऊपर मैं मेरी रिपोर्ट लगाऊंगा एंड मैं रिलायंस को दे दूंगा। अब मुझे कमेंट्स में बताना कि अब जब ये रिलायंस कैन आई से ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके जाएगी किसके पास, एचडीएफसी बैंक के पास, बराबर ना, एचडीएफसी बैंक के पास लेके जाएगी। अब मुझे बताओ क्या एचडीएफसी बैंक को विश्वास होगा कि नहीं, कि हाँ भाई, क्योंकि एक एक क्वालिफाइड प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने सारी सीए के एग्जाम्स क्रैक किए हैं, जिसका खुद का सीए फर्म है, जो दिमाग वाला आदमी है, बराबर ना, यू नो वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रीड इन द कंट्री। सिर्फ 3-3.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं पूरे 140 करोड़ की आबादी में। ठीक है, तो आज ये जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं अकाउंटिंग के, ऑडिटिंग के, इन्होंने जब ये चेक किया है, ठीक है, और अगर ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई फाइनेंशियल्स आर शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है, ऐसे केस में मुझे बताना एचडीएफसी को भरोसा होगा ना नंबर्स के ऊपर, कि हाँ भाई चलो, इनका रेवेन्यू 600 करोड़ का है, मैं इनको 300 करोड़ का लोन दे सकते हैं, बिकॉज ये लोग 600 करोड़ कमा रहे हैं, बराबर ना, तो एटलीस्ट मेरे को मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा धीरे धीरे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा वॉट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय द टर्म ऑडिट। ठीक है, ऑडिट का सरल अर्थ है, ठीक है, देखो मैं स्टार्टिंग में तुम्हें बताया तो मतलब नहीं होता, मैंने जानबूझ के पूरी स्टोरी बिल्ड की है। ठीक है, जब तुम्हें हिस्ट्री पता है ना एक पर्टिकुलर चीज की, तो तुम इजीली उसका प्रेजेंट याद कर सकते हो। ठीक है, ताकि वो फ्यूचर में भी याद रहे। ओके, तो रिमेंबर, ऑडिट इज नथिंग बट इट इज चेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग एन ऑडिट रिपोर्ट, जिसके अंदर गाइज मैं मेरा ओपिनियन दूंगा। मेरा ओपिनियन होगा कि जहाँ पे आज व्हाट एग्जैक्टली इन्होंने फाइनेंशियल्स कैसे बनाए भैया, क्या उन्होंने अच्छे बनाए हैं, क्या बराबर बनाए कि गलत बनाए हैं। मैं मेरी विशेष टिप्पणी, क्या बोला मैंने, मैं मेरा ओपिनियन इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर दूंगा। आई एम यूजिंग द वर्ड इज ओपिनियन। मैं मेरा ओपिनियन दूंगा कि इन्होंने फाइनेंशियल्स कैसे बनाए हैं, क्या वो बराबर बनाए हैं कि बराबर नहीं बनाए। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू गाइज। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे थोड़ा 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर अपना आज का डिस्कशन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज के हमारी पहले डेमो क्लास खत्म हो जाएगी अगर आपने 2-3 क्वेश्चन के सवाल जवाब दे दिए तो। ठीक है, आप मुझे बताना, अभी तो मेरे पास रिलायंस ट्रेंड्स आया था, बराबर ना, फाइनेंशियल्स का ऑडिट करवाने के लिए। ठीक है, मुझे बताओ, अगर कोई लेट्स सपोज करते हैं एनजीओ आता मेरे पास, ठीक है, बोलता कि सर प्लीज हम लोगों को भी थोड़े से लोन की जरूरत है, हम लोगों को गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेने का है, ठीक है, तो प्लीज आप हमारे फाइनेंशियल्स को ऑडिट कर दो ना, हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आए हैं, सर हमारे फाइनेंशियल में देख लो थोड़ा सा डोनेशन आया है, हमने थोड़े खर्चे किए हैं। ठीक है, मैंने बोला ठीक है कर लेता हूँ। अब मुझे तुम बताना, ये जो एनजीओ है ना, एनजीओ मैंने देखा कि साला एनजीओ ने, ठीक है, बहुत गोचे किए हैं, बहुत घोटाले किए हैं इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इन्होंने बहुत घोटाले किए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ओके, तो ऐसे केस में मुझे बताओ, जस्ट बिकॉज ये एनजीओ है, जस्ट बिकॉज ये एनजीओ है, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, ठीक है, भला काम कर रहे हैं, बराबर ना, गरीबों को खाना खिला रहे हैं, ऐसे केस में क्या मैं इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो मिस स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो गलतियां हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मिस स्टेटमेंट है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो मिस्टेक्स हैं, क्या मैं उनको नजरअंदाज कर दूं, बताइए, यू टेल मी। क्या क्योंकि जस्ट बिकॉज ये इतने अच्छे भाई अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, क्या मैं फाइनेंशियल में हुई गलतियों को नजरअंदाज कर दूं? कतई नहीं, याद रखना, कतई नहीं। ठीक है, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके सामने क्लाइंट कौन आया है। ठीक है, क्या वो प्रॉफिट मेकिंग रिलायंस है, क्या वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग एनजीओ।
ठीक है, आपको आपका जो काम है वो प्रॉपरली वैसे ही करना है जैसा इंस्टीट्यूट बता रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे सिंपैथी नहीं दिखा सकते उनको कि अरे 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 ठीक है यार, तुम्हारी 10 15 20 लाख 1 करोड़ की गलतियां हैं फाइनेंशियल में, माफ। ऐसा नहीं, गलती है तो गलती है। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज मुझे बताओ, तुम लोग जानते हो यार कि एज एज स्टूडेंट्स यार तुम लोग हर अभी तो क्या है, स्टार्टअप एनवायरनमेंट इतना बढ़ चुका है, बराबर ना? इंडिया में सब लोग पागल है, स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप, हमें स्टार्टअप करना है। ठीक है, मुझे बताओ, अभी इमेजिन करो जो बच्चे आज वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो इन दैट केस तुम में से 2 3 बच्चे साथ में मिलकर एक स्टार्टअप खोल रहे हो। क्या खोल रहे हो भाई? स्टार्टअप। तो जाहिर सी बात है, स्टार्टअप खोल रहे हो तो जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में तो तुम्हारा कंपनी बहुत छोटी सी होगी ना यार, छोटी सी होगी तुम्हारी कंपनी, रेवेन्यू काफी छोटा होगा। अगर तुम शार्क टैंक देखते हो तो तुमने सुना होगा प्री रेवेन्यू। ठीक है, तो इन दैट केस जहाँ पे यार छोटी सी कंपनी है तुम्हारी, और ऐसे केस में तुम्हें भी बेसिकली तो हम मेरे पास आ गए, बोला कि सर हमने कंपनी ओपन कर दी है, ठीक है प्लीज ऑडिट कर दीजिए भैया। तो ऐसे केस में मुझे बताओ क्या, क्योंकि तुम्हारा जो लेवल ऑफ ऑपरेशन है, क्या बोला मैंने? लेवल ऑफ ऑपरेशन है, क्योंकि तुम्हारा लेवल ऑफ ऑपरेशन काफी कम है। ठीक है, इतना बड़ा इंपैक्ट तुम नहीं ला रहे हो एज ऑफ ले, बराबर ना? बहुत पैसे का ये नहीं हो रहा है लेन देन। तो फिर भी अगर लेट्स सपोज करें तुमने भी अगर तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर मिस स्टेटमेंट होंगे, तो क्या मैं नजरअंदाज कर दूं क्योंकि तुम्हारी कंपनी काफी छोटी है, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस काफी कम है, छोटा है, तो इसके लिए क्या मैं तुम्हारी गलतियां नजरअंदाज कर दूं? याद रखना, नहीं। ठीक है, लेवल ऑफ ऑपरेशंस भले रिलायंस ट्रेंड्स जितना बड़ा हो, 600 करोड़, या फिर छोटी से छोटी कंपनी होगी, फिर भी यू कैन नॉट इग्नोर द मिस्टेक्स। आर यू क्लियर? आई होप दिस पॉइंट इज 100% क्लियर टू यू। ठीक है, हमारे पास जो भी आए आप उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, एंड एक लास्ट पॉइंट ध्यान सुनना, पे अटेंशन वेरी केयरफुली। लास्ट पॉइंट केयरफुली। अब मुझे बताओ, लेट्स सपोज करते हैं आज मुकेश भैया, मुकेश अंबानी, आप जानते हो मुकेश अंबानी की कंपनी का नाम है रिलायंस, बराबर ना? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज गाइस आप जानते हो इनका जो बड़ा लड़का है, ठीक है, मी एंड हिम वी शेयर द सेम नेम, हम दोनों का सेम नाम है, बराबर ना? आकाश सिर्फ सरनेम अलग है, नाम सेम है। ठीक है, हम दोनों का सेम नाम, बराबर ना? आकाश। लेट्स सपोज उसका नाम तो तुम जानते हो, आकाश अंबानी। सपोज करो मुकेश अंबानी ने अपने बेटे को सीए बनाया। ठीक है, मतलब सीए बनाया इन द सेंस कि वो बन गया पढ़ के। ठीक है, पढ़ के बन गया सीए ना। अब वो जो पढ़ाई की, बहुत मेहनत करके सीए बन गया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मुकेश अंबानी चाहेंगे कि आज आकाश अंबानी उनके कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री में जो ऑयल में है, बराबर ना? ऑयल की कंपनी है, उसका वो ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है, पर मुझे तुम दिल से बताना, दिल से बताओ मुझे, आज जो ये आकाश अंबानी है, क्या उसका सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रहेगा अपने पापा के बिजनेस के ऊपर यार? ठीक है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में कोई मिस्टेक्स रहेंगी, क्या वो ध्यान देने वाला है उन मिस्टेक्स के ऊपर? वो नजरअंदाज कर देगा। ठीक है, तो रिमेंबर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इसके बारे में लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, बट रिमेंबर, जो क्लाइंट है, क्या बोला मैंने? जो भी क्लाइंट है, क्लाइंट और उनका जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, याद रखना वो क्या होने चाहिए? दे शुड बी इंडिपेंडेंट। क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब क्या, कोई भी रिश्ते नाते सबको छोड़ दूं, वैसा वाला सीन होना चाहिए, कि जहाँ पे कोई भी नाता नहीं होना चाहिए इन दोनों के बीच में। ठीक है, क्लाइंट एक थर्ड पार्टी, ऑडिटर एक थर्ड पार्टी, वरना क्या हो जाएगा? आज मुझे बताओ, इमेजिन करो तुम तुम्हारे गर्लफ्रेंड के पापा की कंपनी को ऑडिट कर रहे हो, मुझे दिल पे हाथ रख के बताना कि जहाँ पे तुम क्या गलतियां निकालने वाले हो उस कंपनी में, कभी नहीं निकालोगे, बराबर ना? द रीजन इज दैट कि हम जानते हैं यार कि देखो, वो केस सिचुएशन में जहाँ पे तुम फिसल जाओगे, राइट? जब तुम्हारे पहचान वाला रहेगा कोई जिसका तुम ऑडिट करना है, जाहिर सी बात तुम फिसल जाओगे। ठीक है, तुम नजरअंदाज कर दोगे उनकी गलतियां, एंड दैट इज द मेन रीजन वाई अपना जो इंस्टीट्यूट बोलता है बेटा तेरे को इंडिपेंडेंट रहने का है। ठीक है, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। तेरे रिश्ते नाते इनसे अगर जुड़े हुए ना बेटा, तो पहली पतली गली पे पकड़ के निकलो, तुम ऑडिट नहीं कर सकते इस क्लाइंट का। आई होप आई होप ये पॉइंट जो मैंने आपको सिखाए ये बहुत आपको लॉजिकल लगे होंगे। चलिए, अभी जैसे ही आपको डिस्कशन समझ में आ चुकी है, ठीक है, मैं एक बार आपको रिकैप करवाऊंगा नाउ थ्रू द नोट्स। नाउ फ्रॉम द नोट्स लेट्स रिकैप गाइस। ठीक है, देख लीजिए डेफिनेशन ऑडिट, अगर आपको ऑडिट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी तो इसको लर्न करना, एंड लर्न करके मुझे आई वांट यू गाइस टू एटलीस्ट
राइट दिस डेफिनेशन 5 टाइम्स, 5 बार लर्न करना लिखना, ताकि दिमाग में एकदम 100% लाइफ टाइम के लिए रह जाए। ठीक है, देख ली। ऑडिट क्या है गाइज? इट इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन मीन्स चेकिंग, इट इज एन इंडिपेंडेंट चेकिंग। मैंने आपको अभी वर्ड सिखाया इंडिपेंडेंस का, कि कोई भी रिश्ते नाते नहीं होने चाहिए, हेंस द वर्ड इंडिपेंडेंट, बराबर ना। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट चेकिंग ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। इट मीन्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दे दिया था, रिलायंस प्रॉफिट वाला, एनजीओ प्रॉफिट वाला नहीं, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, छोटी पार्टनरशिप फर्म बड़ी पार्टनरशिप फर्म, छोटा छोटा सोल प्रोप्राइटर बड़ा सोल प्रोप्राइटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो भी आएगा भाई हमसे प्रसाद लेके जाएगा, हम उसको ऑडिट रिपोर्ट दे देंगे, लेकिन हमारा उसके साथ कोई भी नाता नहीं होना चाहिए। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन। क्या लॉजिक है कि जहाँ पे मैं ये चेकिंग क्यों कर रहा हूँ? ताकि मैं मेरा जो ओपिनियन है, मेरी जो विशेष टिप्पणी है, उसको मैं क्या करूं? उसको मैं मेरे ऑडिट रिपोर्ट में लिखूं एंड ऑडिट रिपोर्ट में आपको दे दूं। जैसे मैंने आपको ये दिखाई भी थी, फाइनेंशियल्स मुझे क्लाइंट ने दिए, मैंने मेरी ऑडिट रिपोर्ट बनाई और ऑडिट रिपोर्ट को इसके ऊपर लगा के उनको वापस दे दिया। ठीक है, आई होप आई होप जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ऑडिट की, आपको समझ में आ गई होगी, और मेरा तरीका जो है, जो आपको समझ में आ गया होगा। ऑलवेज आफ्टर एवरी लेक्चर यू विल गेट फ्यू क्वेश्चंस टू बी रिटन एज होमवर्क, उनको आपको पीडीएफ बनाना है और मुझे भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर फॉर चेकिंग। ठीक है, जब टेस्ट होगी संडे को, संडे की टेस्ट आपको अटेम्प्ट करनी है और पीडीएफ भेजना है फॉर चेकिंग। जो बच्चों की टेस्ट उस संडे को आने वाली है, उन बच्चों का पेपर डेफिनेटली चेक होगा। ठीक है, इफ यू डिले देन इन दैट केस, वो मैं आई ऑलवेज वर्क ऑन गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट। तो देयरफॉर अगर मैं आपको बोल रहा हूँ संडे को एग्जाम लिखनी है, मतलब संडे को एग्जाम लिखनी है। गॉट इट? आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड टुडेज क्लास। थोड़ा क्लास बड़ा हो गया, मैं जानता हूँ आज का सेशन। ठीक है, बट आपको थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी यार, अभी सीए के बच्चे बन रहे हो, तो यू हैव टू बेसिकली आई नो, आपको आदत डालनी पड़ेगी इतना बैठने की। ठीक है, आई होप आपको आज समझ में आया है पूरा क्लास। मैंने बेसिक स्टार्ट किया आज ऑडिट का, एंड इन दिस केस व्हाट विल हैपन इज दैट यू नीड टू बी वेरी वेरी एट पार विथ मी। ठीक है, एक अराउंड 40 डेज का टाइम लगेगा, बट वी विल बी कंप्लीटिंग द एंटायर सिलेबस। ओके, दिल से अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड कमेंट्स में बताना व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट अबाउट द वीडियो। एंड तुम्हारे जितने फ्रेंड्स हैं जो नवंबर 23 दे रहे हैं, मई 24 दे रहे हैं, ऑनवर्ड्स एग्जाम दे रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो भी शेयर करना एंड एनरोलमेंट की लिंक भी शेयर करना। 20th मार्च तक इज द लास्ट डेट फॉर द अर्ली बर्ड बैच। ठीक है, अर्ली बर्ड प्राइजेस आर टिल 20th मार्च, उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद मुझे मत बोलना कि सर प्राइस बढ़ गई। ठीक है, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कल या परसों मई 23 के बच्चों के लिए आरटीपी की और अमेंडमेंट की वीडियो भी आ जाएगी, उसको भी देखना, उसमें भी आपको एक पता चल जाएगा मेरा टेक्निक क्या है पढ़ाने का। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।